सबसे पहले कालीबंगा पुरातात्विक स्थल की खुदाई में बीबी लाल के सहयोगी नहीं रहे थे। बताओ बेटा, कालीबंगा पुरातात्विक स्थल की खुदाई में बीबी लाल के सहयोगी नहीं रहे थे। एमडी खरे, के.एम. श्रीवास्तव, एसपी जैन और ए त्रिपाठी। बताओ बेटा, कालीबंगा की खुदाई में बीबी लाल के सहयोगी कौन नहीं रहे थे? यानी आपको कालीबंगा सभ्यता के उत्खननकर्ता को लेकर पूछा है। जल्दी से बताइए आप सभी लोग, जल्दी से बताइए। देखो हम बात करें कालीबंगा सभ्यता की उत्खननकर्ताओं में कौन व्यक्ति शामिल नहीं थे, तो वह व्यक्ति थे एम त्रिपाठी। कौन? एम त्रिपाठी, है ना। एमडी खरे थे, के.एम. श्रीवास्तव थे, एसपी जैन थे, बीबी लाल थे, बालकृष्ण थापर थे। देखो बीबी लाल का पूरा नाम था ब्रिजवासी लाल। क्या नाम था? ब्रिजवासी लाल। और साथ में एक व्यक्ति थे जिनका नाम था बालकृष्ण थापर। क्या नाम था? बालकृष्ण थापर। आगे बात समझ में, जिनको अपने बी के थापर बोलते हैं बेटा। क्या बोलते हैं? बी के थापर बोलते हैं। फिर मैं आपसे बात करूं तो मैं आपसे कहूंगा कि कालीबंगा सभ्यता है, इसको 1985 के आसपास भारत सरकार ने यहां पर म्यूजियम बना दिया था। क्या बना दिया था? संग्रहालय बना दिया था। किसको? कालीबंगा को। क्लियर सी बात। कालीबंगा अपने राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में है। कौन से जिले में है? तो ध्यान रखना, कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में है। कौन सी नदी के किनारे है? तो ध्यान रखो बेटा, कालीबंगा गग्गर नदी के किनारे है। कौन सी नदी के किनारे? गग्गर नदी के किनारे है। फिर हम बात करें कालीबंगा के खोजकर्ता कौन थे, तो कालीबंगा के खोजकर्ता थे जिनका नाम है अमलानंद घोष। क्या नाम था? अमलानंद घोष। और अमलानंद घोष ने 1952 में कालीबंगा की खोज की थी। कौन से साल में? 1952 में कालीबंगा की क्या कर दी थी? खोज कर दी थी। फिर ध्यान रखना, यहां पर 5 स्तरों में उत्खनन हुआ था। कितने स्तरों में? 5 स्तरों में क्या हुआ था? उत्खनन हुआ था। क्लियर सी बात। अगला सवाल, राजस्थान की कौन सी सभ्यता बनास, बेड़च, गंभीरी तथा कोठारी नदियों के तटों और घाटियों के क्षेत्रों में फैली हुई है? बताओ, राजस्थान की कौन सी सभ्यता जो बनास, बेड़च, गंभीरी, कोठारी नदी के तटों और घाटियों के क्षेत्रों में फैली हुई है? कालीबंगा, गणेश्वर, आहड़ और बेराट। बताओ बेटा। देखो हम बात करें तो बेसिकली बनास नदी और उसकी सहायक नदियां हैं। तो इन क्षेत्रों में जो सभ्यता है वो है आहड़ सभ्यता। कौन सी सभ्यता? आहड़ सभ्यता। आहड़ सभ्यता राजस्थान के उदयपुर जिले में। कौन से जिले में बेटा? तो ध्यान रखो, राजस्थान के उदयपुर जिले में आहड़ सभ्यता है। फिर हम बात करें आहड़ सभ्यता, आयड़ ऑब्लिक बेड़च नदी के किनारे। कौन सी? आयड़ या बेड़च नदी के किनारे कौन सी सभ्यता है? तो ध्यान रखना, आहड़ सभ्यता है। फिर हम बात करें आहड़ सभ्यता के बारे में, तो मैं आपसे कहूं कि आहड़ सभ्यता के लोग चावल से परिचित थे। किससे? चावल से परिचित थे। यहां से यूनानी मुद्रा मिली है जिस पर अपोलो का सिक्का बना हुआ है। यूनानी मुद्रा मिली है जिस पर किसका सिक्का बना हुआ है? तो ध्यान रखो बेटा, अपोलो का चित्र बना हुआ है। यहां से हमें बिना हत्थे का जलपात्र मिला। बिना हत्थे का जलपात्र मिला है। तो ऐसा कहते हैं कि ईरानी सभ्यता की विशेषता है। कौन सी सभ्यता की? ईरानी सभ्यता की क्या है? विशेषता। फिर मैं आपसे कहूं, यहां से हमें लेपिस लाजुली प्राप्त हुई। लेपिस लाजुली। लेपिस लाजुली एक ब्लू रंग का पत्थर होता है। कैसे रंग का? ब्लू रंग का। जेमस्टोन है जिसका उपयोग आभूषणों में किया जाता है। फिर मैं आपसे बात करूं, यहां से 6 चूल्हों का समूह मिला। क्या मिला? 6 चूल्हों का समूह मिला है। तो ऐसा मानते हैं कि संयुक्त परिवार या सामूहिक भोज का साक्ष्य है। फिर यहां से हमें पेन मिला, यहां से हमें सिलबट्टा मिला, आड़ से हमें ठप्पे मिले जिनका उपयोग रंगाई छपाई के लिए किया जाता था। आड़ से बनास के बैल की मूर्ति मिली। क्या मिली? बनास के बैल की मूर्ति मिली। इसको हम बनासियन बुल बोलते हैं, है ना। एक बैल की मूर्ति है जो बनास नदी के आसपास के क्षेत्रों में मिली है, इस वजह से हम इसे क्या कहते हैं? बनास का बैल। फिर अगला, अर्णोराज के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, अपने राजकाल के प्रारंभ में उन्होंने एक गजनवी आक्रमणकारी को खदेड़ दिया था। ठीक है, वे मालवा के नरवर्मन को पराजित करने में असफल रहे थे। ठीक है, उन्होंने चालुक्य नरेश सिद्धराज जयसिंह की पुत्री से विवाह कर दिया था और वह अपने ही पुत्र द्वारा मारे गए थे। बताओ बेटा, जल्दी से बताओ, अर्णोराज के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? क्या उन्होंने अपने राजकाल के प्रारंभ में एक गजनवी आक्रमणकारी को खदेड़ दिया था? क्या? हाँ साहब, उन्होंने अपने राजकाल के प्रारंभ में गजनी के एक आक्रमणकारी को हरा दिया था और तुर्कों के उसी खून से अपवित्र हुई भूमि को पवित्र करने के लिए इन्होंने आना सागर झील का क्या करवाया था? निर्माण करवाया था। आप ज्योग्राफी में पढ़ते हो, चंद्रा और बांडी नदी का पानी रोका गया और एक झील बनवाई थी जिस झील का क्या नाम है? आना सागर झील। फिर मैं बात करूं, वह मालवा के नरवर्मन को पराजित करने में असफल रहे थे? नहीं बेटा, उन्होंने तो मालवा के नरवर्मन को हराया था। तो ये स्टेटमेंट तो गलत हो गया। अर्णोराज मालवा के नरवर्मन को पराजित करने में असफल नहीं रहे थे, जबकि उन्होंने मालवा के नरवर्मन को हराया था। फिर ठीक है, उन्होंने चालुक्य नरेश सिद्धराज जयसिंह की पुत्री से विवाह किया था। हाँ साहब, सिद्धराज जयसिंह से 2 लड़ाइयां लड़ी थी। पहली लड़ाई जब जीते थे तो कांचन देवी से विवाह किया था, दूसरी लड़ाई जब जीते थे तो देवल देवी से विवाह किया था। हालांकि तीसरे में जब कुमारपाल चालुक्य ने वापस आक्रमण किया था तो उसमें सिद्धराज जयसिंह की क्या हो गई थी? हार हो गई थी। फिर अगला, अपने ही पुत्र के द्वारा मारा गया था। हाँ साहब, इनका बेटा था जिसका नाम था जगदेव। क्या नाम था? जगदेव। जगदेव को हम चौहानों का पितृहंता कहते हैं। क्या कहते हैं? चौहानों का पितृहंता, क्योंकि जगदेव ने अपने पिता अर्णोराज की क्या कर दी थी? हत्या कर दी थी।
तो अपने ही बेटे द्वारा इनको मार दिया गया था, तो जगदेव ने इनकी हत्या कर दी थी। तो स्टेटमेंट 1, 3 और 5 यहां पर क्या हो रहे हैं, सत्य हो रहे हैं। तो उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। 1, 3 और 4 यहां पर सही है, जबकि स्टेटमेंट नंबर 2 यहां पर बिल्कुल क्या हो रहा है, गलत हो रहा है। अगला सवाल, आदिवरा की उपाधि किस राजपूत शासक ने धारण की? परमार भोज, मिहिर भोज, पृथ्वीराज और विग्रहराज चतुर्थ। बताओ बेटा, किसकी उपाधि आदिवरा थी? आदिवरा की उपाधि धारण करने वाला शासक कौन था, है ना? बताओ, मिहिर भोज, परमार भोज, पृथ्वीराज और विग्रहराज चतुर्थ। जल्दी से बताओ। देखो हम बात करें, भोज परमार की उपाधि थी त्रिभुवन नारायण। भोज परमार की उपाधि कौन सी? तो भोज परमार की उपाधि थी त्रिभुवन नारायण। किसकी उपाधि है? तो ध्यान रखना बेटा, भोज परमार की उपाधि है त्रिभुवन नारायण। फिर हम बात करें पृथ्वीराज चौहान, तो पृथ्वीराज चौहान की उपाधि है दलपुंगल। कौन सी उपाधि? दलपुंगल। और दूसरी उपाधि है जिसका नाम है राय पिथोरा। कौन सी उपाधि है? राय पिथोरा। फिर हम बात करें विग्रहराज चतुर्थ, तो विग्रहराज चतुर्थ की उपाधि है विशलदेव। कौन सी उपाधि है? विशलदेव। इनकी उपाधि है कवि बंधु या कटिबंधु? कवि बंधु, या हम इनको क्या कहते हैं बेटा, कटिबंधु। फिर एक राइटर था किलहॉर्न, क्या नाम था? किलहॉर्न। उन किलहॉर्न ने इनकी तुलना की थी कालिदास व भवभूति से। किससे? कालिदास व भवभूति से क्या की थी, इनकी तुलना की थी। प्राचीन भारत के लेखक थे जिनका क्या नाम है, कालिदास और भवभूति। फिर मैं आपसे बात करूं कि मिहिर भोज, किसकी बात करें, मिहिर भोज। तो मिहिर भोज की उपाधियां थी आदिवरा। इनको ग्वालियर प्रशस्ति में आदिवरा कहा गया था। कौन सा विलेख में कहा गया? ग्वालियर प्रशस्ति में इनको क्या कहा गया बेटा, आदिवरा कहा गया था। किसको? मिहिर भोज को। फिर मैं आपसे बात करूं मिहिर भोज की, तो मिहिर भोज को संपूर्ण पृथ्वी का विजेता कहते हैं। क्या कहते हैं? संपूर्ण पृथ्वी का विजेता। फिर इनको प्रभाष पटन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रभाष पटन कहा जाता है। फिर इनको अरबों का अमित्र और इस्लाम की दीवार कहा था सुलेमान शाह ने। अरबों का अमित्र और इस्लाम की क्या कहा गया, दीवार। फिर दशरथ शर्मा ने कहा था कि 9वीं शताब्दी का सबसे शक्तिशाली शासक, 9वीं शताब्दी का सबसे शक्तिशाली शासक। आगे बात समझ में? तो कौन? तो ध्यान रखना बेटा, मिहिर भोज। कौन है? तो मिहिर भोज है। आगे बात समझ में? आदिवरा पूछा था, आदिवरा किसकी उपाधि? मिहिर भोज की। अगला, मारवाड़ के राठौड़ वंश के शासकों को उनके कालानुक्रम से व्यवस्थित कीजिए। मारवाड़ के राठौड़ वंश के राजाओं को उनके कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। राव सिहा, रावास्तान, राव दुहड़ और राव रायपाल। बताओ बेटा, मारवाड़ के राठौड़ वंशों के राजाओं को उनके कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। देखो इतने तो यहां लिखे हुए हैं, इनके बाद वाले मैं लिख देता हूं। तो इनके बाद कौन कौन से राजा बने थे? तो राव मल्लीनाथ, इनको तो तुम सेटल करो चारों को, इनके बाद के साथ लिख रहा हूं। राव मल्लीनाथ, फिर वीरमदेव, फिर राव चुंडा, फिर राव रणमल, हालांकि इनके बीच में कान्हा नाम का एक राजा और हुआ था। फिर राव जोधा, जोधा के बाद राव सांतल, राव सांतल के बाद राव सुजा, राव सुजा के बाद में राव गंगा, राव गंगा के बाद में राव मालदेव, मालदेव के बाद में उनके बेटे चंद्रसेन, चंद्रसेन के बाद में मोटा राजा उदय सिंह, उदय सिंह के बाद में सूर सिंह, सूर सिंह के बाद में गज सिंह, गज सिंह के बाद जसवंत सिंह, जसवंत सिंह जी के बाद में अजीत सिंह, अजीत सिंह के बाद अभय सिंह, अभय सिंह के बाद उनका बेटा राम, राम को हटाकर राजा बने बख्श सिंह, बख्श सिंह के बाद विजय सिंह, विजय सिंह के बाद भीम सिंह, भीम सिंह के बाद मान सिंह जी, जिन्होंने अंग्रेजों के साथ क्या कर ली थी बेटा, संधि कर ली थी। किसने? मान सिंह जी ने। आगे बात समझ में है ना? तो सबसे पहले राव सिहा, फिर राव आस्तान, फिर राव दुहड़ और फिर राव रायपाल, है ना? तो ऑप्शन सारे सेट है, 1 2 3 4 इसी ऑर्डर में होंगे, 1 2 3 और 4। आगे बात समझ में? सबसे पहले राव सिहा राठौड़ वंश के संस्थापक थे। राव सिहा हैं जो राठौड़ वंश के संस्थापक है। फिर हम बात करें इन राव सिहा की छतरी कहां? तो पाली में एक जगह बिट्ठू। कौन सी जगह? बिट्ठू। कहां पर है ये जगह? तो पाली में बिट्ठू, और बिट्ठू में इनकी क्या बनी हुई है? छतरी बनी हुई है। किसकी? राव सिहा की। आगे बात समझ में? फिर अगला सवाल, राय सिंह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और नीचे दिए गए विकल्पों में से चुनिए। राय सिंह के बारे में 2 कथन दिए हुए हैं और इन कथनों के बारे में आपको बताना है। राय सिंह को मुगल दरबार में 5000 का मनसब प्राप्त था। हाँ साहब।
राय सिंह जी को मुगल दरबार में 5000 का मनसब प्राप्त था और ये 5000 का मनसब उनको मुगल बादशाह जहांगीर ने दिया था। अकबर के शासनकाल में तो 4000 था, लेकिन जहांगीर ने उसको बढ़ाकर 5000 कर दिया था। राय सिंह ने शहजादे सलीम के 1603 के मेवाड़ अभियान में भाग लिया था। हाँ साहब, अकबर ने जब अपने बेटे सलीम को मेवाड़ अभियान के लिए भेज दिया गया था, उस समय सलीम के साथ कौन गए थे? तो बीकानेर के महाराजा राय सिंह जी गए थे। ऑप्शन दोनों ही ठीक है, दोनों 1 व 2 सत्य है। ऑप्शन दोनों 1 व 2 यहां पर क्या है? सत्य है। फिर मैं आपसे बात करूं राय सिंह की, किसकी? राय सिंह जी की। तो ध्यान रखना, राय सिंह जी को अकबर ने महाराजा की उपाधि दी। अकबर ने कौन सी उपाधि दी थी? तो ध्यान रखो, महाराजा की क्या दी थी? उपाधि दी थी। किसने? तो मुगल बादशाह अकबर ने इनको महाराजा की क्या दे दी थी? उपाधि दे दी थी। क्लियर सी बात। फिर मैं आपसे बात करूं, अकबर ने इनको 1576 में 51 परगने दिए। अकबर ने इनको 1576 में कितने परगने दिए थे? 51 परगने दिए थे, क्योंकि इन्होंने जालोर के ताज खां की और सिरोही के सुल्तान की अकबर से क्या करवा दी थी? संधि। और अकबर ने अपने अंतिम समय में मरते मरते 1604 ईस्वी में इनको शमशाबाद और नूरपुर की जागीरें दी थी। कहां की? तो शमशाबाद वे नूरपुर की क्या दे दी थी? जागीर दी थी। ये तीनों चीजें किसने दी थी? तो मुगल बादशाह अकबर ने दी थी। किसको? राय सिंह जी को। राय सिंह जी के बारे में ध्यान रखना कि 1574 में राजा बने थे और इन्होंने 1612 में इनकी मृत्यु हो गई थी, है ना। इनकी मृत्यु कहां हुई थी? तो ध्यान रखना, इनकी मृत्यु हुई थी बुरहानपुर में। कहां पर? बुरहानपुर में इनकी क्या हो गई थी? मृत्यु। 1570 के नागौर दरबार में अकबर की सेवा में चले गए थे। उसके बाद अकबर की सेवा में रहे थे कौन? राय सिंह जी। अगला सवाल, जयपुर के किस शासक ने अपनी पुत्री का विवाह शहजादे सलीम से 1585 ईस्वी में किया था? बारमल, भगवंदास, मानसिंह और मिर्जा राजा जयसिंह। देखो हम बात करें बारमल की। किसकी बात करें? बारमल की। तो बारमल की एक बेटी थी बेटा, जिनका नाम था हरकाबाई। क्या नाम था? हरकाबाई। और इन हरकाबाई का विवाह 1562 में अकबर से किया था। किससे हुआ था? अकबर से हुआ था, सांभर के अंदर। और ये प्रथम राजपूत मुगल वैवाहिक संबंध है। इसके पहले राजपूतों ने मुगलों के साथ कोई वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं किया था। और ध्यान रखना, हरकाबाई की उपाधि, हरकाबाई की उपाधि, तो हरकाबाई की उपाधि थी मरियम उजमानी। कौन सी उपाधि थी? मरियम उजमानी। और इन हरकाबाई और अकबर का जो पुत्र हुआ था, इनके बेटे का नाम था सलीम। क्या नाम था बेटा? सलीम। फिर मैं आपसे बात करूं तो मैं आपसे कहूं कि भगवंदास इधर तो नहीं होगा, क्योंकि हरकाबाई का विवाह तो अकबर से हुआ था, बेटा है सलीम, तो यहां तो सलीम से किसका विवाह हुआ था? चलो इधर देखते हैं। तो भगवंदास की एक बेटी थी जिनका नाम था मानबाई। क्या नाम था? मानबाई। उन मानबाई का विवाह शहजादे सलीम से किया गया था। किससे हुआ था? शहजादे सलीम से हुआ था। और इन मानबाई की उपाधि थी शाह बेगम। मानबाई की उपाधि क्या थी? तो मानबाई की उपाधि थी शाह बेगम। कौन सी उपाधि? शाह बेगम। और इन मानबाई का जो पुत्र था उसका नाम था खुसरो। मुगलों का सबसे स्मार्ट, सबसे हैंडसम और सबसे योग्य राजकुमार जो था, उस राजकुमार का क्या नाम था बेटा? खुसरो। आई बात समझ में? फिर मैं आपसे बात करूं तो मैं आपसे कहूं कि मानबाई ने सलीम की आदतों से परेशान होकर आत्महत्या कर ली थी। क्या कर ली थी? आत्महत्या। तो ध्यान रखना, राजस्थान की कौन सी राजकुमारी ने मुगल दरबार में आत्महत्या कर ली थी? तो वो मानबाई थे। तो हमसे यही पूछा था कि किस शासक ने अपनी पुत्री का विवाह सलीम से किया था? तो सलीम से विवाह करने वाले राजा कौन है? भगवंदास। आगे बात समझे? वैसे आप शासनकाल से आइडिया लगाते तो भगवंदास जी के बारे में आपको पता होना चाहिए कि 1573 में राजा बने थे और इन्होंने 1589 तक मेवाड़ में आमेर पर क्या किया था? शासन किया था। तो 73 से 89, तो 85 भी किसका होगा? भगवंदास का। अगला सवाल, शिल्प शास्त्री मंडन द्वारा रचित ग्रंथ रूप मंडन का संबंध किससे है? शिल्प शास्त्री मंडन द्वारा रचित ग्रंथ रूप मंडन का संबंध किससे है? राजप्रसाद, मूर्तिकला, वास्तुकला और चित्रकला। पहली बात तो ये ध्यान रखना कि ये जो मंडन है ये कुंभा का दरबारी है। किसका दरबारी है? मेवाड़ के महाराणा कुंभा का दरबारी है, जिसका क्या नाम है? मंडन। और ये जो मंडन है ये कुंभलगढ़ दुर्ग का वास्तुकार है। कुंभलगढ़ दुर्ग का वास्तुकार है कौन? मंडन। आगे बात समझ में? फिर मैं बात करूं मंडन की पुस्तकें। किसकी बात करें अपन? मंडन की पुस्तकें कि मंडन ने कौन कौन सी किताबें लिखी। तो मंडन की किताबें हैं वास्तुसार। कौन सी किताब? वास्तुसार, देवमूर्ति प्रकरण, देवमूर्ति प्रकरण, राजवल्लभ, रूपमंडन, कोदंड मंडन, वैद्य मंडन, प्रसाद मंडन। ये सारी किताबें किसकी है बेटा? तो ध्यान रखना, सारी किताबें मंडन की है ना। तो रूप मंडन मूर्ति कला को डेडिकेटेड पुस्तक है। किसको डेडिकेटेड है? तो रूप मंडन मूर्ति कला को डेडिकेटेड किताबें हैं। तो ये ध्यान रखना, ये सारी किताबें किसकी? मंडन की है। मंडन कौन था? कुंभा का दरबारी था। कुंभलगढ़ दुर्ग का क्या था? वास्तुकार। अगला सवाल, मंडन द्वारा निम्नलिखित में से किन पुस्तकों की रचना की गई थी? बताओ बेटा, मंडन ने निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तकों की रचना की थी? राजवल्लभ, रूपावतार, देवमूर्ति प्रकरण और वास्तुसार। बताओ बेटा, इन किताबों में से कौन सी किताबों की रचना मंडन ने की थी? जल्दी से बताओ, निम्न में से कौन सी पुस्तकों की रचना मंडन ने की थी? जल्दी से बताओ। राजवल्लभ किसकी किताब है? कुंभा की, सॉरी मंडन की। रूपावतार मंडन की है। रूप मंडन है ना, रूपावतार या रूप मंडन एक ही बात है।
रूपावतार कह दो या इसको रूप मंडन कह दो, एक ही बात है। देवमूर्ति प्रकरण और वास्तुसार, तो चारों ही किताबें किसकी है? मंडन की है। चलो देखो 2 बातें और बताता हूं। एक व्यक्ति था कुंभा के दरबार में जिसका नाम था नाथा। क्या नाम था? नाथा। उस नाथा ने एक किताब लिखी थी बेटा, जिस पुस्तक का नाम है वास्तु मंजरी। क्या नाम है? वास्तु मंजरी। और ये जो नाथा है वो मंडन का भाई है। कौन है? मंडन का भाई। आगे बात समझ। फिर मैं बात करूं नाथा के बाद एक व्यक्ति जिसका नाम है गोविंद। क्या नाम है? गोविंद। गोविंद की किताबें थी कलानिधि, सार समुच्चय, द्वार दीपिका और उद्धार धोरणी। उद्धार धोरणी, ये सारी किताबें किसकी? गोविंद की। और गोविंद कौन था? तो ध्यान रखना, गोविंद मंडन का पुत्र था। कौन था? मंडन का पुत्र था, जिसका क्या नाम है? गोविंद। आगे बात समझ में। तो ये सारी किताबें किसकी है? मंडन की। ये भी दोनों कुंभा के दरबारी थे। नाथा जिसकी किताब वास्तुमंजरी है, गोविंद जिसकी किताब कलानिधि, सार समुच्चय, उद्धार धोरणी और द्वार दीपिका है। नाथा मंडन का भाई था और गोविंद है जो मंडन का क्या है? पुत्र है। क्लियर सी बात। अगला सवाल अपना, तो तिवारा कर वसूला जाता था औद्योगिक उत्पादों पर, दूसरे राज्यों से व्यापार पर, दिवाली व होली जैसे पर्वों पर और कृषि उत्पादों पर। ये तिवारा कर है बेटा, है ना। इस पे एक बिंदु और सोच के फिर तुम बता देना। हालांकि नाम से ही समझ में आ रहा है कि तिवारा कर किसके लिए वसूला जाता था? औद्योगिक उत्पादों पर नहीं, दूसरे राज्यों से व्यापार करने पर नहीं, होली व दीपावली जैसे पर्वों पर और कृषि उत्पादों पर। तो अपने त्योहार नहीं बोलते हैं क्या? बेसिकली शब्द होता है ना त्योहार। अब त्योहार तो हिंदी का शब्द है, हम राजस्थानी लोगों से तो एग्जैक्ट त्योहार नहीं बोला जाता है, तो हम गांव में क्या बोलते हैं कि तिमार है, हम बोलते हैं ना तिमार। तो वहीं से एक कर डेवलप होता है तिमारा कर, जो त्योहार पे लिया जाता है वो कर क्या कहलाया? त्योहारा कर, है ना, तिमारा कर। आगे बात समझ में। तो कब त्योहार कौन से? तो दीपावली और होली जैसे पर्वों पर जो टैक्स लिया जाता है उसको तिमारा कर बोलते हैं। त्योहार शब्द से तिमारा बना है। 1957 की क्रांति के समय बड़लू का युद्ध किन के मध्य हुआ था? मारवाड़ और अहुआ, मारवाड़ और आलियावास, मारवाड़ एवं आसोप, मारवाड़ एवं कोठारिया। देखो हम बात करें, पहले तो इन ठिकानों के सामंत बताता हूं मैं तुम्हें, ध्यान रखना। अहुआ के सामंत थे कुशाल सिंह चंपावत। अहुआ के सामंत कौन थे 1857 की क्रांति में? तो कुशाल सिंह चंपावत। आलियावास के सामंत कौन थे? तो आलियावास के सामंत थे अजीत सिंह। कौन थे बेटा? अजीत सिंह आलियावास, आलियावास के सामंत। आसोप के सामंत कौन थे? तो आसोप के सामंत थे शिवनाथ सिंह। क्या नाम था? शिवनाथ सिंह। कोठारिया के सामंत कौन थे? जोध सिंह थे। लेकिन हमें क्या पूछा? बड़लू। एक तो ये बड़लू नहीं है, ये बड़सू है ना। एग्जैक्ट पहली बात तो ये करेक्ट कर देता हूं मैं, बड़लू नहीं है, बड़सू है। और यहां पर युद्ध लड़ा था किसने? शिवनाथ सिंह आसोप ने। किसने युद्ध लड़ा था? शिवनाथ सिंह आसोप ने। आसोप के सामंत थे शिवनाथ सिंह आसोप। कौन थे? शिवनाथ सिंह आसोप। शिवनाथ सिंह आसोप की 2 बातें ध्यान रखनी है अपने को। देखो किसकी बातें? शिवनाथ सिंह आसोप की। कौन कौन सी 2 बातें ध्यान रखनी है शिवनाथ सिंह आसोप की? तो शिवनाथ सिंह की पहली बात तो ये ध्यान रखना, जब ये दिल्ली जा रहे थे तो हरियाणा में एक जगह थी नारनौल। कौन सी जगह? वह नारनौल। तो वह नारनौल के युद्ध में गेराल्ड से हार गए थे। किससे हार गए थे? अंग्रेज अधिकारी था गेराल्ड, उस गेराल्ड से हार गए थे। गेराल्ड ने इनको दिल्ली में प्रवेश भी नहीं करने दिया था। तो जब वापस लौटे थे तो यहां पर रियासत और अंग्रेजों के खिलाफ बरसू में 35 दिन संघर्ष किया था। कितने दिन तक? 35 दिनों तक इन्होंने क्या किया था? संघर्ष किया था। आगे बात समझ में क्लियर हो गया ये मुद्दा भी। चलो अगला मुद्दा उठाते हैं। तो अगला मुद्दा है, किस छावनी के सैनिकों ने 21 अगस्त 1857 को चलो दिल्ली मारो फिरंगी के नारे के साथ बगावत की थी? कौन सी छावनी के सैनिक थे जिन्होंने इस नारे के साथ बगावत की थी? नसीराबाद, मेरठ, नीमच और एरिनपुरा। देखो हम बात करें, चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा, छावनी तो तुम बताओगे, मैं व्यक्तिगत रूप से बताऊं तो शिवनाथ सिंह आसोप भी माना जाता है। जब व्यक्तिगत तौर पर हम इस नारे की बात करें तो हम यहां पर एक आदमी को और कंसीडर करेंगे जिनका नाम है शिवनाथ सिंह आसोप। नसीराबाद, तो नसीराबाद में विद्रोह हुआ था 28 मई 1857 और मेरठ में तो 10 मई 1857। पहली बात तो ये ध्यान रखो, है ना। ये नसीराबाद वाली जो डेट है ये राजस्थान में शुरुआत है। राजस्थान में क्रांति शुरू हुई थी 28 मई 1857 कहां से? नसीराबाद। और भारत में शुरुआत हुई थी 10 मई 1857 को। कितनी तारीख को? 10 मई 1857 को। वो भी कहां से? तो मेरठ से। फिर ध्यान रखना बेटा, नीमच में विद्रोह कितनी तारीख को? तो नीमच में विद्रोह हुआ था 3 जून 1857 को। कितनी तारीख को? 3 जून 1857 को। कहां पर? नीमच में। फिर एरिनपुरा, तो एरिनपुरा में हुआ था 21 अगस्त 1857 को। 23 तारीख को यहां से एरिनपुरा पहुंच गए थे तो वहां पर भी विद्रोह हुआ था, लेकिन 21 अगस्त 1857 को इन्होंने आबू में विद्रोह किया था। कहां पर? आबू में। और 23 अगस्त 1857 को यहां से कहां पहुंचे थे बेटा? तो ध्यान रखना एरिनपुरा पहुंच गए थे 23 तारीख को। कहां पहुंच गए थे? एरिनपुरा।
तो चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा किसने दिया था? एरीनपुरा छावनी के सैनिकों ने। कौन सी छावनी के? एरीनपुरा छावनी के सैनिकों ने चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा दिया था। अगला सवाल, नाथद्वारा प्रजामंडल आंदोलन में किसने सक्रिय भूमिका निभाई थी? श्रीमती किरण देवी, श्रीमती राजबाला, श्रीमती दुर्गा देवी और श्रीमती गंगाबाई। देखो हम बात करें मेवाड़ प्रजामंडल के केंद्र, मेवाड़ प्रजामंडल के केंद्र, नाथद्वारा में कोई अलग से प्रजामंडल नहीं है। मेवाड़ प्रजामंडल के दो केंद्र थे, उसमें से एक केंद्र कहां है? नाथद्वारा। दो केंद्र कौन कौन से? तो एक केंद्र था मेवाड़ का, वो केंद्र था भीलवाड़ा, और दूसरा केंद्र था जिसका नाम है नाथद्वारा। कौन सा? नाथद्वारा। भीलवाड़ा वाला केंद्र संभाल रहे थे रमेश चंद्र व्यास, नाथद्वारा वाला नरेंद्र पाल सिंह और प्रोफेसर नारायण दास। कौन? प्रोफेसर नारायण दास। अब एक महिला नेता थी नाथद्वारा में, वो तो आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग खुद ही बतानी है। मैं तो आपको फिर मेवाड़ प्रजामंडल की शाखाएं और बता देता हूं लगे हाथ। कितनी शाखाएं? 4 शाखाएं थी मेवाड़ प्रजामंडल की, और चारों कहां थी? महाराष्ट्र में। कौन कौन सी जगह चारों शाखाओं की? तो ध्यान रखना, बॉम्बे, नागपुर, जलगांव और अकोला, ये चारों जगह ही महाराष्ट्र में है, और ये मेवाड़ प्रजामंडल की शाखाएं थी। और जो नाथद्वारा प्रजामंडल की महिला नेता हमसे पूछिए, उनका नाम है श्रीमती गंगाबाई। क्या नाम है? श्रीमती गंगाबाई। उन्होंने नाथद्वारा में सक्रिय भूमिका निभाई थी। ध्यान रखना, नाथद्वारा कोई अपना प्रजामंडल अलग से नहीं था, मेवाड़ प्रजामंडल का एक केंद्र था नाथद्वारा। मेवाड़ प्रजामंडल में 2 केंद्र, भीलवाड़ा, नाथद्वारा, 4 शाखाएं, बॉम्बे, नागपुर, अकोला और जलगांव। अगला सवाल, 1938 में जयपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष निम्न में से कौन थे? 1938 में जयपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष निम्न में से कौन थे? भंवरलाल सर्राफ, बलवंत सिंह मेहता, जमनालाल बजाज और जी.डी. बिड़ला, यानी घनश्याम दास बिड़ला। देखो हम बात करें जयपुर प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन, कौन सा अधिवेशन? प्रथम अधिवेशन कितनी तारीख को? तो 8-9 मई 1938 को। जगह थी नथमल का कटला, जयपुर। कौन सी जगह? नथमल का कटला। कहां पर बेटा? जयपुर। अपने यहां पर लोग गीत गाते थे कि नथमल के कटले पे आया करो और सालाना जलसे की खुशियां मनाया करो। तो यहां पर जो अधिवेशन हुआ उसके अध्यक्ष कौन? तो बजाज जी। पूरा नाम जमनालाल बजाज। और 10 मई को 1938 को कस्तूरबा गांधी ने महिलाओं की सभा की। कस्तूरबा गांधी ने महिलाओं की क्या की थी? सभा की थी। कितनी तारीख को? 10 मई 1938 को। और फाइनली 1939 में तो फिर रियासत ने प्रजामंडल पर रोक ही लगा दी थी। तो बताओ बेटा कौन हो गए अध्यक्ष 1938 में? तो जमनालाल बजाज। कौन हो गए थे? जमनालाल बजाज। ध्यान रखना, जमनालाल बजाज काशी का बास सिक्कर के रहने वाले थे। कहां के? काशी का बास सिक्कर के। इनकी पत्नी थी जिनका नाम था जानकी देवी बजाज। क्या नाम था? जानकी देवी बजाज। और जानकी देवी बजाज 1944 में प्रजामंडल की अध्यक्ष बनी थी। कौन से साल में? 1944 में प्रजामंडल की क्या बनी थी बेटा? अध्यक्ष बनी थी। आगे बात समझ में। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन बीकानेर प्रजामंडल आंदोलन से संबंधित नहीं है? अच्छा, संबंधित थे। मगराम वैद्य, भिक्षालाल बोहरा, लक्ष्मणदास स्वामी। बताओ बेटा निम्न में से कौन है जो बीकानेर प्रजामंडल आंदोलन से संबंधित नेता है? इनमें से जल्दी से बताओ। तब तक मैं आपको बताता हूं बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना के बारे में। तो बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना हुई थी 1936 में। कौन सी जगह पर? कलकत्ता में। कहां पर? कलकत्ता में। संस्थापक कौन कौन थे? तो वैद्य मगाराम। कौन? वैद्य मगाराम, मुक्ता प्रसाद, रघुवर दयाल गोयल, और लक्ष्मी देवी आचार्य। आगे बात समझ में। और इसमें तीनों ही थे, वैद्य मगाराम भी थे, भिक्षालाल बोहरा भी थे और लक्ष्मणदास स्वामी भी थे। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन अपना डी हो जाता है यहां पर बिल्कुल करेक्ट कि 1, 2 व 3 यहां पर क्या है? बिल्कुल सही। अगला, बिजोलिया किसान आंदोलन प्रारंभ हुआ था पृथ्वी सिंह के समय 1878 में, केशवदास के समय 1867 में, कृष्ण सिंह के समय 1897 में, या जगत सिंह के समय 1687 में। देखो हम बात करें जिस समय बिजोलिया किसान आंदोलन चला था उस समय मेवाड़ के महाराणा कौन कौन थे? इसकी बात करें, मेवाड़ के महाराणा कौन कौन थे? तो हम बात करें, देखो मेवाड़ के महाराणा थे प्रारंभ के समय फतेह सिंह। कौन? फतेह सिंह। और समाप्ति के समय मेवाड़ में महाराणा थे बेटा भोपाल सिंह। कौन थे? भोपाल सिंह। फिर मैं आपसे बात करूं तो मैं आपसे कहूंगा कि इन आंदोलनों के समय बिजोलिया ठिकाने के सामंत कौन कौन थे? बिजोलिया ठिकाने के सामंत कौन कौन थे? तो बिजोलिया में 3 सामंत थे। बिजोलिया के सामंत कौन कौन? तो बिजोलिया के सामंत थे बेटा
प्रारंभ के समय कृष्ण सिंह, जब आंदोलन चल रहा था तब पृथ्वी सिंह, और आंदोलन की समाप्ति के समय केसरी सिंह। फिर हम बात करें आंदोलन का कालक्रम कि आंदोलन कब से लेकर कब तक चला था। तो कालक्रम था 1897 से 1941। तो 1897 में शुरू हुआ था और 1941 तक चला था। कितने साल? कुल 44 वर्ष। विश्व का सबसे लंबा चलने वाला अहिंसक आंदोलन है, जिस आंदोलन का क्या नाम है? बिजोलिया किसान आंदोलन। कब शुरू हुआ था? तो कृष्ण सिंह के समय 1897 में यह आंदोलन यहां से क्या हुआ था? प्रारंभ हुआ था, बिजोलिया किसान आंदोलन। अगला, घटनाओं का कालानुक्रम क्या है? कि ये जो घटनाएं दी हुई है इनका कालक्रम क्या है? दाबड़ा हत्याकांड, तो आपको याद आना चाहिए कि दाबड़ा हत्याकांड 1947, 13 मार्च 1947 को दाबड़ा हत्याकांड हुआ था, जिसमें डीडवाना के सामंत ने लाठीचार्ज कर दिया था और मथुरादास माथुर नाम के एक बड़े किसान नेता घायल हो गए थे। नीमुचड़ा हत्याकांड 14 मई 1925 को छाजू सिंह के आदेश पर फायरिंग की गई थी और उसमें 156 किसान शहीद हो गए थे। ठीक है। चंडावल घटना, तो 28 मार्च 1942 को चंडावल के सामंत ने किसानों की एक सभा पर लाठीचार्ज कर दिया था। मानगढ़ पहाड़ी हत्याकांड, तो 17 नवंबर 1913 को मानगढ़ हत्याकांड हुआ था। कितनी तारीख को? 17 नवंबर 1913 को। तो अब जोड़ लो, सबसे पहले मानगढ़ हत्याकांड, तो सबसे पहले 4, फिर 2, फिर 3 और फिर 1। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। 4, 2, 3 और 1। तो ऑप्शन कौन सा फिट बैठता है यहां पर? ऑप्शन सी यहां पर बिल्कुल सुटेबल आंसर हो जाएगा। अगला, बोझी लंबरदार किस किसान आंदोलन से संबंधित थे? अलवर, भरतपुर, सिक्कर और बेगू। बताओ बेटा, बोझी लंबरदार जिन्होंने 1931 में किसान आंदोलन चलाए थे, लेकिन इनके द्वारा चलाए गए आंदोलन बड़े नहीं हो पाए थे क्योंकि इनको आंदोलन चलाने के कुछ समय बाद ही गिरफ्तार कर लिया गया था। और यह बात रीट प्री का एग्जाम करवाने वालों को पता चल गई थी। तो जो रीट प्री का एग्जाम हुआ था अपने 2025 में, और उसमें यह सवाल एज इट इज पूछा हुआ था कि बोझी लंबरदार राजस्थान के कौन से किसान आंदोलनों से जुड़े हुए थे? तो बोझी लंबरदार राजस्थान में भरतपुर के किसान आंदोलनों से जुड़े हुए थे। कहां के? भरतपुर के। बेगू में कौन था बेटा? तो ध्यान रखना, बेगू में रामनारायण चौधरी थे। बेगू किसान आंदोलनों को कौन लीड कर रहा था? तो रामनारायण चौधरी लीड कर रहे थे। सिक्कर में कौन थे? तो पहले तो रामनारायण चौधरी लीड कर रहे थे। जब रामनारायण चौधरी पर रोक लगा दी थी तो ऐसे में सिक्कर किसान आंदोलन ठाकुर देशराज ने चलाए थे। किसने चलाए थे? ठाकुर देशराज ने। और ठाकुर देशराज कहां के रहने वाले थे? तो ठाकुर देशराज भरतपुर के रहने वाले थे। भरतपुर के एक बड़े नेता हुए थे ठाकुर देशराज, जिन्होंने यहां सिक्कर में या शेखावटी में किसान आंदोलनों का क्या किया था? नेतृत्व। अलवर में 2 आंदोलन हुए थे। नीमुचड़ा की मैं बात करूं तो माधो सिंह, अमर सिंह, गोविंद सिंह और गंगा सिंह। और मेव किसान आंदोलन की बात करूं तो याशीन खां, मोहम्मद अली और सैयद बीक नारंग किधर थे?